हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। फ्रेंड्स, ये मेरा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का क्रैश कोर्स चल रहा है। मैंने अपने चैनल पे 3 टॉपिक कंप्लीट करा रखी है और ये मैं यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंगली आपको करा रही हूँ। तो आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो जिसमें पॉलिटिकल साइंस अगर आपका सब्जेक्ट है, टीचिंग एग्ज़ाम हो या सिविल सर्विस हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस, तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और मेरे चैनल पे आपको यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की 10,000 क्वेश्चन सीरीज श्रृंखला जो चल रही है वो आप देख सकते हो। और इसके अलावा पॉलिटिकल थ्योरी की बहुत सारी क्लासेस लगभग मैंने कंप्लीट करा दी है सिलेबस। आप उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ वो भी आप देख लेना। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा संविधान और संविधानवाद। ठीक है, संविधान और संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ये फ्रेंड, अगर आप यूपी का एग्ज़ाम दे रहे हो, किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर आप यूपी पीजीटी टीजीटी दे रहे हो या बिहार का दे रहे हो या राजस्थान का दे रहे हो, तो ये टॉपिक सब में कॉमन है, संविधान और संविधानवाद। और इससे हर एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। और ये ऐसा चैप्टर है कि एक दो बार आप मतलब सुन लोगे, समझ लोगे, तो आप इसका आंसर कर लोगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि संविधान का क्या से होता है, क्या होता है संविधान। तो संविधान क्या है? संविधान उन समस्त लिखित और अलिखित नियमों और कानूनों का समूह है जिसके आधार पर किसी देश की व्यवस्था संगठित होती है। संविधान के शासन के विभिन्न अंगों के मध्य शक्तियों का विभाजन होता है, जैसे कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। तो संविधान में ये उल्लेखित होता है कि किसका क्या कार्य है, किसको क्या कितनी शक्तियाँ दी गई हैं, कितनी लिमिटेशन है, वो हमें संविधान के द्वारा ही पता चलती है। अब संविधान क्यों बनाया गया, इसका क्या उद्देश्य है? कुछ तो उद्देश्य के लिए ही बना है। तो संविधान के द्वारा सरकार की शक्ति को सीमित किया जाए। ऐसे नहीं कि कोई शासन में आया कुछ भी करने लगे। नहीं, आप सरकार में आओगे तो आपको पता होगा कि आपकी क्या लिमिटेशन है, तो इसीलिए संविधान बनाया गया है। संविधान के द्वारा राजनीतिक मूल्यों आदर्शों की स्थापना की गई जिन्हें सरकार के द्वारा अर्जित किया जाता है। संविधान के द्वारा व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा होती है। संविधान के द्वारा शासन की वैधता प्राप्त होती है। आगे है, संविधान शासन के संचालन का मूल आधार होता है जिसमें शासन के विभिन्न अंगों की शक्तियों एवं उनकी सीमाओं का उल्लेख किया जाता है। संविधान के द्वारा व्यक्तियों के शासन के बजाय विधि के शासन की स्थापना होती है। संविधान का निर्माण आधुनिक युग की देन है। उदारवादी विचारकों के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया है। ब्रिटेन में संविधान विकास का परिणाम है जिसके लेखन के लिए कभी भी संविधान सभा का निर्माण नहीं किया गया। इंग्लैंड में 1215 में मैग्ना कार्टा, 1689 में बिल ऑफ राइट्स और 1701 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट जैसे प्रावधानों से संविधान का विकास किया गया। तो ये भी कभी कभी 4 ऑप्शन आपको दे, जैसे मैग्ना कार्टा, बिल ऑफ राइट्स, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, और इधर ईस्वी सन दे देंगे तो मैच द फॉलोइंग कर देंगे, या तो सबका नाम दे देंगे, उसको कालक्रमानुसार से कि कौन पहले हुआ था कौन बाद में हुआ था। इस टाइप के क्वेश्चन यूजीसी नेट में खासकर बहुत आते हैं और पीजीटी में। अब ब्रिटेन की भांति ये भी क्वेश्चन आया था यूजीसी नेट में 2019 में कि इनमें से किस देश के संविधान अलिखित है। तो ब्रिटेन तो कॉमन है, सबको पता है, लेकिन इसके अलावा किन किन? न्यूजीलैंड, इजराइल, ठीक है, ब्रिटेन तो पता ही है, इसके भी संविधान अलिखित हैं। ठीक है, परंपराओं के जो अलिखित संविधान होते हैं, ऐसा नहीं है कि पूरा अलिखित होते हैं, कुछ तो लिखित होते हैं और उनका जो परंपराओं, जो प्रथाएं चल रही है उसके हिसाब से शासन चलता है। लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे पहला लिखित संविधान और विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का है, जिसका निर्माण के लिए फिलाडेल्फिया, अब ये भी पूछ सकते फिलाडेल्फिया सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? फिलाडेल्फिया सम्मेलन में किया गया 1787। इसके बाद फ्रांसीसियों ने 1789 में नवीन संविधान का निर्माण किया। भारतीय संविधान का निर्माण भी संविधान सभा के द्वारा किया गया। यद्यपि लिखित और अलिखित संविधान के बीच कोई गुणात्मक अंतर नहीं है। ठीक है, क्योंकि कोई भी संविधान ना तो पूर्णतः लिखित हो सकता है और न ही पूर्णतः अलिखित हो सकता है। इसलिए अलिखित संविधान का अभिप्राय है कि उस ज्यादातर भाग अलिखित है, जबकि लिखित संविधान में सब कुछ लिपिबद्ध
करना संभव नहीं है। लिखित संविधान के निम्नलिखित लाभ हैं। क्या क्या लाभ है? पहला है सरकार की शक्तियों को सीमित करना, न्यायपालिका और सिविल सेवाओं को तटस्थ और निष्पक्ष संस्थाओं का निर्माण होता है जो सार्वजनिक संस्थाओं की रक्षा करता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षक होता है। संविधान सर्वोच्च विधि हो जाता है, अतः सरकार द्वारा निर्मित कोई नीति या विधि संविधान के विरुद्ध नहीं होता। और ये मैं आपको राजेश मिश्रा की बुक है जो यूजीसी नेट के लिए काफ़ी अच्छी बुक है, उससे मैं करा रही हूँ आपको। लिखित संविधान की अब हानि है। देखो, जहाँ लाभ होगा वहाँ हानि भी। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, जहाँ लाभ है तो हानि भी हो। तो क्या हानि है? लिखित संविधान कठोर होता है क्योंकि परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार बदल नहीं पाता। सरकार की शक्तियाँ संविधान के बजाय निरंतर होने वाले चुनावों से नियंत्रित होती है, इसलिए लिखित संविधान सरकार पर प्रभावी नियंत्रण रखने में सक्षम नहीं हो पाता। लिखित संविधान में गैर निर्वाचित न्यायाधीशों की प्राथमिकता प्राप्त हो जाती है, जबकि निर्वाचित नेताओं की शक्ति का हास्य होता है। समाज की परंपराएं और प्रथाएं ज्यादा महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इनका पालन व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, जबकि संविधान कालखंड में लिखा गया एक दस्तावेज है। संविधान क्या है? कालखंड में लिखा गया एक दस्तावेज है। संविधान के द्वारा जिन मूल्यों का प्रतिपादन किया जाता है उनमें अनेक बार आपस में विरोधाभास प्रतीत होता है। कठोर और लचीला संविधान कौन सा होता है? कठोर और कौन सा लचीला? देखो, जिन संविधान संशोधन का तरीका कठोर होता है वे कठोर संविधान कहलाते हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका का संविधान संशोधन में कांग्रेस के 2/3 बहुमत और एवं राज्यों के 3/4 बहुमत का समर्थन की आवश्यकता होती है। कठोर संविधान में संशोधन एक सामान्य विधि के निर्माण के प्रारूप में अंतर होता है, अतः सामान्य विधि के निर्माण के लिए सदन में सामान्य बहुमत की आवश्यकता होती है, जबकि संविधान संशोधन के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। भारत के संविधान में कठोर और लचीले का मिश्रण है। भारत के संविधान में कठोर क्योंकि कुछ संशोधन तो सामान्य बहुमत से हो जाते हैं और कुछ के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, इसलिए भारत का जो संविधान है वो कठोर और लचीले का सम्मिश्रण है। संविधानवाद। अब हम संविधानवाद पढ़ते, ये है क्या? देखो, संविधान शासन चलाने के लिए एक लिखित नियमों और कानूनों का दस्तावेज है, ये हमने जान लिया। इसलिए संविधान विश्व के प्रत्येक राज्यों में विद्यमान है, बिल्कुल। जबकि संविधानवाद मूल्यों और आदर्शों का संग्रह है, ठीक है, जिसमें स्वतंत्रता और अधिकार जैसे मूल्य शामिल हैं। संविधान प्रत्येक देश में विद्यमान है। संविधान जो प्रत्येक देश में विद्यमान है, परंतु संविधानवाद में संविधान की सर्वोच्चता को विचार को अपनाया जाता है। संविधानवाद के अंतर्गत व्यक्तिक या शासन संभव नहीं है, अपितु शासन सीमित एवं संवैधानिक होना चाहिए। संविधान का होना संवैधानिक शासन की गारंटी नहीं है, क्योंकि संविधान का निर्माण तानाशाह के द्वारा भी किया जा सकता है, परंतु संवैधानिक शासन केवल लोकतंत्र में ही संभव है, जहां शासन की शक्तियां संविधान से सीमित होती है। इसलिए संविधानवाद में व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा होती है। व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए शासन का सीमित और संवैधानिक होना आवश्यक है। वर्तमान में संविधानवाद का वास्तविक अभिप्राय उदारवादी संविधानवाद ही है। आगे है उदारवादी संविधानवाद। और मेरे चैनल पे पॉलिटिकल थ्योरी की टॉपिक उदारवाद मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी को खोलो, उसमें आपको उदारवाद मिलेगा जो मैंने बहुत अच्छे से समझाया है और फिर उससे रिलेटेड एमसीक्यू भी कराई है। उदारवाद का अभिप्राय स्वतंत्रता, अधिकार एवं सीमित शासन जैसे प्रमुख मूल्य हैं, जबकि संविधानवाद द्वारा विधि के शासन तथा लोकतांत्रिक शासन का निर्माण किया जाता है। संविधानवाद साध्य अथवा उद्देश्य का प्रतीक है। उदारवाद में स्वतंत्रता को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। उदारवादी संविधानवाद निष्पक्ष उदारवादी संविधानवाद निष्पक्ष स्वतंत्र निर्वाचन एवं बहुदलीय प्रतिस्पर्धा पर आधारित है, जिसमें तटस्थ और निष्पक्ष न्यायपालिका विद्यमान होती है तथा सरकार में भागीदारी के लिए सभी को समान अवसर प्राप्त होता है। फिर है विधि का शासन। तो विधि के शासन का विचार विधि को सर्वोच्चता के विचार को प्रकट करता है, जिसके
अनुसार सभी व्यक्तियों के एक समान विधि लागू होगी। कोई भी व्यक्ति विधि से बड़ा नहीं होगा, इसलिए सभी विधि के समक्ष समान होंगे। किसी व्यक्ति को न्याय में कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होगा। विधि के शासन का यह विचार अधिनायकवाद और व्यक्तियों के शासन का विचार का विरोध है। विधि के शासन का विचार शासकों की विधि से अलग है, क्योंकि विधि के शासन के अंतर्गत विधि तटस्थ और निष्पक्ष होनी चाहिए। शासक भी विधि के अधीन होना चाहिए, जबकि शासकों के विधि के अंतर्गत विधि के बजाय शासकों की सर्वोच्चता दी जाती है। विधि के शासन का विचार अरस्तु जितना पुराना है। आधुनिक युग में ब्रिटेन में शास्त्री अल्बर्ट डायसी के द्वारा प्रतिपादित विधि का शासन किसके द्वारा प्रतिपादित किया था? तो उनके डायसी के द्वारा। ठीक है। अब प्रशासकीय विधि। प्रशासकीय विधि क्या है? आप मेरी बातें सुन लो तो इस टॉपिक की समझ आपको हो जाएगी। ठीक है। विधि के शासन का विचार ब्रिटेन से अपनाया गया है, जबकि प्रशासनिक विधि का विचार फ्रांसीसियों के द्वारा। अब विधि का शासन कहाँ से संबंधित है? तो ब्रिटेन से, और प्रशासनिक विधि का फ्रांस से। सभी व्यक्तियों के लिए एक समान विधि होना आवश्यक नहीं है, अपितु प्रशासनिक अधिकारियों के लिए पृथक विधि एवं अलग न्यायालय का निर्माण किया जा सकता है, और भारत में भी अधिकरणों की स्थापना के द्वारा प्रशासकीय विधि का प्रयोग किया जा रहा है। अगला है न्यायालय की स्वतंत्रता और संविधानवाद। तो संविधानवाद विधि की सर्वोच्चता का विचार है। संविधानवाद जो विधि की सर्वोच्चता का विचार है, जिसका उल्लंघन सरकार के द्वारा भी संभव नहीं है। इसीलिए लोकतांत्रिक शासन में विधि एवं संविधान की रक्षा के लिए तटस्थ और निष्पक्ष न्यायपालिका का निर्माण किया गया है। अगर संसद द्वारा कोई भी आपत्तिजनक या कोई भी उस तरीके का काम होगा तो न्यायपालिका उसकी निष्पक्ष जांच करवाएगा। तो संसद को विधि के निर्माण और एवं संविधान में संशोधन की शक्ति प्रदान की जाती है, परंतु संसद जनता के हितों को प्रकट करती है। संसद में अनेक दलों का प्रतिनिधित्व होता है और राजनीतिक दल अपने हितों को पूर्ण करने के लिए संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन कर सकते हैं। इसीलिए अमेरिका एवं भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों में न्यायपालिका को स्वतंत्रता प्रदान की गई है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अभिप्राय निम्नलिखित है। क्या क्या है? अमेरिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति आजीवन होती है। ठीक है, ये भी देख लो, ये भी आता है। अमेरिका में जो न्यायाधीश एक बार बन गया वो पूरे जिंदगी के लिए न्यायाधीश बन गया। उन्हें कार्यपालिका अपने पद से नहीं हटा सकती, जबकि भारत में न्यायाधीशों के पद से हटाने के लिए संसद में विशेष प्रस्ताव बहुमत की आवश्यकता होती है। भारत में न्यायाधीशों का वेतन और सत्ता ये कहाँ से मिलता है? संचित निधि के द्वारा। ये भी आप जान लो, कभी क्वेश्चन इस तरीके भी पूछे, भारत के न्यायाधीशों के वेतन कहाँ से मिलता है? तो संचित निधि द्वारा। उनके आचरण पर सदन पर टिप्पणी संभव नहीं है। भारत में न्यायाधीशों के अवकाश प्राप्ति के बाद न्यायालय में वकालत करने पर भी प्रतिबंध आरोपित किया गया है। जिस देश में न्यायालय कार्यपालिका के अधीन होता है वहाँ स्वतंत्रता और अधिकार का संरक्षण संभव नहीं है। भारत अमेरिका जैसे लोकतांत्रिक देशों में सरकार के विरुद्ध कोई भी व्यक्ति न्यायपालिका में जा सकता है, जबकि चीन और जैसे साम्यवादी देश में न्यायपालिका कार्यपालिका के विरुद्ध कोई निर्णय नहीं ले सकता। इसलिए लोकतांत्रिक देशों में न्यायपालिका को संविधान संरक्षक और मूल अधिकारों का रक्षक भी कहा जाता है। अतः स्वतंत्र न्यायपालिका के अभाव में संविधान संभव है, परंतु उदारवादी संविधानवाद संभव नहीं है। अब संविधानवाद का संकट। तो संविधानवाद मूल्यों और आदर्शों का प्रतिबिंब है। ठीक है, मूल्यों और आदर्शों का। संविधानवाद किसका प्रतिबिंब है? मूल्यों और आदर्शों का, जो व्यक्तियों के अधिकार तथा स्वतंत्रता के रक्षक हैं और राज्य की शक्तियों को सीमित करने परंतु आपात के दौरान व्यक्तियों की स्वतंत्रता को निलंबित कर दिया जाता है। राज्य की शक्ति अनियंत्रित हो जाती है, इसलिए आपातकाल लोकतांत्रिक शासन में विद्यमान एक अलोकतांत्रिक प्रवृत्ति है, जिसमें सरकार तथा शासन की सर्वोच्चता स्थापित हो जाती है और व्यक्ति की राज्य और सरकार के विरुद्ध न्यायालय में भी जाने की शक्ति सीमित हो जाती है। भारत में 25 जून 1975 में आपातकाल का प्रयोग किया गया, जिसमें व्यक्तियों की स्वतंत्रता का अत्यधिक दुरुपयोग किया गया।
ये भी क्वेश्चन आपको फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आजकल आने लगे हैं। अब यूजीसी नेट में भी तो हो सकता है पूछ ले, आपातकाल 1975 में किस डेट को लगा था। तो ये डेट जैसे जो जो मैं वो मार्कर लगा रही हूँ ना, उसको आप प्लीज़ जब दोबारा वीडियो सुनना तो उसको ध्यान देना, ठीक है। और अब देखो 2 बार आप नॉर्मल वॉल्यूम में सुन लो, फिर स्पीड बढ़ा के सुन लेना, तो आपकी पूरी अच्छे से ये जो टॉपिक है अच्छे से हो जाएगा। और एक बार मैं जब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कंप्लीट करा दूंगी तो फिर उससे रिलेटेड एमसीक्यू टेस्ट लाऊंगी। भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान किया गया है क्योंकि लोकतंत्र शासन में स्वतंत्रता और अधिकार के लिए अस्थायित्व आवश्यक है। अमेरिका और इंग्लैंड जैसे प्रमुख लोकतांत्रिक देशों में आपातकाल जैसे प्रावधान अनुपस्थित है। यद्यपि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इन देशों में भी व्यावहारिक रूप से आपातकाल का प्रयोग किया जाता है। भारत जैसे विकासशील देशों में केवल संवैधानिक मूल्यों के द्वारा भी व्यक्तियों की स्वतंत्रता का संरक्षण संभव नहीं है, अपितु सामाजिक, आर्थिक और परिस्थितियां भी समता मूलक होनी चाहिए। आर्थिक विषमता के कारण सामान्य व्यक्ति अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय में प्रवेश नहीं कर सकते। संविधान में उदारवादी लोकतांत्रिक मूल्यों को प्राथमिकता प्रदान की गई है, जबकि सभी समाज में उदारवादी लोकतांत्रिक मूल्य होने आवश्यक नहीं है। इसलिए संविधानवाद पर खतरा उत्पन्न होता है। संविधानवाद का आशय, तो संविधानवाद का आशय सीमित शासन है, ठीक है। संविधानवाद का आशय सीमित शासन। संविधानवाद संविधान पर आधारित विचारधारा जिसका मूल्य अर्थ शासन संविधान में लिखित नियमों एवं विधियों के अनुसार संचालित हो। संविधानवाद केवल नियमों के अनुरूप शासन नहीं है, बल्कि उसका अर्थ है निरंकुश शासन के विपरीत विधि सम्मत शासन। अतः संविधानवाद शासन की वह पद्धति है जिसमें शासन सत्ता की आस्था, मूल्यों एवं आदर्शों को परिलक्षित करने वाले नियमों से संचालित हो। जिस देश में संविधान है वहाँ संविधानवाद होना आवश्यक नहीं है। देखो, जहाँ संविधान जरूरी नहीं संविधानवाद भी होगा, क्योंकि सैनिक सरकार के द्वारा भी संविधान का निर्माण कर दिया जाता है, जबकि ब्रिटेन में संविधान का अभाव है लेकिन वहाँ संविधानवाद पाया जाता है। अब डिफरेंस क्या है संविधान और संविधानवाद में? तो परिभाषा की दृष्टि से क्या डिफरेंस है? तो संविधान विचारधारा का प्रतीक है, जबकि संविधानवाद विचारधारा का प्रतीक है, जबकि संविधान संगठन का प्रतीक है। उत्पत्ति के आधार पर तो संविधानवाद हमेशा विकास का परिणाम होता है, जबकि संविधान एक निश्चित समय अवधि में सोचे समझे प्रयासों का नतीजा होता है। प्रकृति की दृष्टि से संविधानवाद साध्य प्रधान अवधारणा है, जबकि संविधान साधन प्रधान अवधारणा है। संविधानवाद के आधार, अब क्या क्या आधार है? संस्थाओं के ढांचे और प्रक्रियाओं पर समान मत पाया जाना, सरकार के आधार के रूप में विधि के शासन पर सहमति का पाया जाना, समाज में सामान्य उद्देश्यों पर सहमति का पाया जाना, नीति निर्माण के लक्ष्यों पर सहमति का पाया जाना। संविधानवाद के तत्व कौन कौन से तत्व हैं? तो संविधान राजनीतिक शक्ति पर प्रतिबंध लगाता है। संविधान विकास का निदेशक होता है। संविधान राजनीतिक शक्ति का संगठन होता है। संविधानवाद की अवधारणा निम्नलिखित है। उदार लोकतंत्र की अवधारणा या पाश्चात्य लोकतंत्र की अवधारणा, साम्यवादी लोकतंत्र की अवधारणा, विकासशील लोकतंत्र की अवधारणाएं। अब है उदार लोकतंत्र की अवधारणा। इसको जैसे पहले एक ये देखा, फिर उसके अंदर क्या क्या है वो देख लो। देखो, तो उदार लोकतंत्र की अवधारणा में क्या क्या है? व्यक्ति की स्वतंत्रता, विधि का शासन, मौलिक अधिकार एवं स्वतंत्रता का प्रावधान, राजनीतिक शक्ति का विभाजन, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। अब साम्यवादी लोकतंत्र की अवधारणा में क्या है? तो इसमें है संविधान के साम्यवादी लोकतंत्र की अवधारणा सामाजिक जीवन में शक्ति के आर्थिक पहलू की सर्वोच्चता, समाज में आर्थिक शक्ति से संपन्न वर्ग का प्रभुत्व, राजनीतिक शक्ति का आर्थिक शक्ति के अधीन होना। अब तीसरा विकासशील लोकतंत्र की अवधारणा। इसमें विकासशील देशों में संविधानवाद अभी तक अस्थायित्व के दौर से गुजर रहा है। इन देशों में राजनीतिक प्रक्रियाएं अभी संक्रमणकालीन अवस्था में है, इसलिए संविधानवाद के आधार सुनिश्चित नहीं हो पाए हैं, परंतु फिर भी निम्नलिखित बिंदुओं को इन देशों में संविधानवाद का आधार माना जा सकता है। संविधानवाद निर्माण की अवस्था में है। संविधानवाद दिशा रहित चरण में है। संविधानवाद मिश्रित प्रकृति
मिश्रित प्रकृति का है। संविधानवाद की क्या क्या समस्या है? युद्ध है, आंतरिक आपात है, सामाजिक संकट है, एकदलीय पद्धति है, समाजवाद और अंतर्राष्ट्रीयवाद है, करिश्माई सत्ता है। संविधानवाद की सीमाएं। संविधानवाद व्यापक परिवर्तन के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। संविधानवाद की सैद्धांतिक मान्यताएं एवं व्यावहारिक प्रयोगों में अंतर देखने को मिलता है। संविधानवाद राजनीतिक आधुनिकीकरण के मार्ग में बाधक है। अब संविधान के प्रकार कौन कौन किस प्रकार है? देखो, औपचारिक संविधान, प्रभावी संविधान, विकसित संविधान, निर्मित संविधान, लिखित संविधान और लिखित संविधान। स्वतंत्रता एवं विधि में संबंध। अब स्वतंत्रता का आशय विधियों के अंतर्गत स्वतंत्रता है, अतः स्वतंत्रता और विधि एक दूसरे के विरोधी नहीं है। ये लाइन देख लो, ये कोटेशन पूछा जाता है खासकर यूपी पीजीटी में। मैकिन के अनुसार स्वतंत्रता का आशय विधि के अंतर्गत स्वतंत्रता है, लेकिन यह विधि तार्किक या औचित्यपूर्ण होनी चाहिए। विधि के अंदर, लेकिन विधि को तार्किक और औचित्यपूर्ण होनी चाहिए। जॉन लॉक ने विधि के अभाव में स्वतंत्रता नहीं हो सकती बोला था। जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, ये बात उन्होंने बोला था। आपातकाल का प्रावधान। तो देखो, आपातकाल का प्रावधान हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार 352 से 360 में है। तो 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपात जो युद्ध और बाह्य आक्रमण सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आरोपित किया गया। 356 में क्या? आंतरिक राज्य में संवैधानिक विफलता के कारण जो होता है उसको बोलते हैं राष्ट्रपति शासन, जिसको हम लोकप्रिय भाषा में बोलते हैं। और अनुच्छेद 360 में क्या है? वित्तीय आपात, जो अभी तक भारत में नहीं लगाया गया है। अब राष्ट्रीय आपात, तो अनुच्छेद 352 में, तो राष्ट्रीय आपात उपयुक्त 3 आधारों पर आपात की उद्घोषणा की जा सकती। कैसे कैसे? वास्तविक युद्ध या आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह आवश्यक नहीं है। यदि राष्ट्रपति पूर्णतः आश्वस्त है कि युद्ध या आक्रमण का संकट सन्निकट है तो आपातकाल की उद्घोषणा की जा सकती है। पहले भी की जा सकती, ठीक, अगर उसे लगे तो। अब तक 3 बार हुआ है, 62, 71 और 75। राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जो कहे 75, तीसरी बार आपातकाल लगाया गया, जबकि इतना में आपातकाल, ठीक है। 75 में राष्ट्रीय आपातकाल आंतरिक अशांति, जो 75 में लगा था ना, वो आंतरिक अशांति के कारण लगाया गया था, जो 25 जून को लगा था, ठीक है। 44वें संवैधानिक संशोधन आंतरिक अशांति शब्द को संविधान से हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है, आंतरिक अशांति को हटाकर सशस्त्र विद्रोह किस संवैधानिक संशोधन द्वारा किया गया? और ये 44वां संवैधानिक संशोधन कब हुआ था? 1978 में हुआ था। आपातकाल की अवधि को कैसे बढ़ाया जाता है? देखो, आपातकाल लगने के 1 माह के भीतर लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा इसका अनुमोदन आवश्यक होना चाहिए। पहली बार 6 माह के लिए लगाया जाता है। यदि 1 माह की इस निर्धारित अवधि में लोकसभा का विघटन हो जाए तो पुनर्गठित लोकसभा की पहली बैठक से 30 दिन की अवधि में लोकसभा इसे अनुमोदित करे, परंतु यह शर्त है कि इस अवधि में राज्यसभा ने इसे स्वीकार कर लिया है, ठीक है। फिर अगली बार 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अगली बार 6 माह बढ़ाने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। फिर 6 माह बढ़ाने की विशेष बहुमत की आवश्यकता है, जो कुल सदस्य संख्या का बहुमत या उपस्थित मतदान करने वालों की 2/3 बहुमत होनी चाहिए। आपातकाल की अवधि 6 माह के लिए बढ़ाई जाती है, जबकि इस दौरान संसद, लोकसभा और विधानसभाओं की अवधि 1 वर्ष के लिए बढ़ाई गई है। आपातकाल को कैसे समाप्त किया जाता है? तो 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया, कैबिनेट मंत्री इस आशय की लिखित सूचना राष्ट्रपति को देगा। यदि लोकसभा के 1/10 सदस्य राष्ट्रपति या स्पीकर से यह अनुरोध करे कि आपातकाल हटाने का प्रस्ताव लाया जाए, तब लोकसभा साधारण बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पास कर इसे समाप्त कर सकता है, जबकि बढ़ाने के लिए दोनों सदनों की सहमति की आवश्यकता होती है, ठीक है। ये सब लाइन ना, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। ये आजकल तो क्वेश्चन क्या है, कैसे बनना, 4 लाइन दे देगा और उसमें से कौन सा सही है कौन सा नहीं, तो इस हर लाइन को आपको बस ध्यान से सुनना है, लर्न नहीं करना है इसको, बस ध्यान से सुनोगे तो आपके समझ में आ जाएगा। आपातकाल और संघ एवं राज्य संबंध। संघ राज्य सूची के किसी विषय पर विधि निर्माण कर सकता है।
राज्य विधानसभा बनी रहती है, लेकिन संसद को राज्य सूची पर विधि का निर्माण समानांतर शक्ति प्राप्त हो जाती है। आपातकाल के समय राज्य सूची समवर्ती सूची बन जाती है। ठीक है, जो राज्य सूची है वो समवर्ती सूची बन जाती है। अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश भी जारी कर सकता है। इस दौरान संघ सरकार और राज्यों को किसी भी मुद्दे पर निर्देश दे सकता है। अब राष्ट्रपति शासन 356 संविधान में इसे संवैधानिक तंत्र की विफलता कहा गया है। लोकप्रिय रूप में इसे राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन राज्यपाल की सिफारिश पर या स्वतः राष्ट्रपति द्वारा लगाया जा सकता है। अवधि बढ़ाना कैसे है, तो आपातकाल लागू होने के 2 महीने के भीतर लोकसभा एवं राज्यसभा द्वारा साधारण बहुमत से अनुमोदन आवश्यक हो जाता है। अनुच्छेद 356 में 6 माह की अवधि के लिए बढ़ाया जाता है। यदि भंग लोकसभा हो जाए तो पुनर्गठित लोकसभा की पहली बैठक से 30 दिन के भीतर उसका अनुमोदन होना चाहिए, जब तक राज्यसभा द्वारा अनुसमर्थन आवश्यक होता है। एक वर्ष से ज़्यादा के लिए 2 शर्तें आवश्यक हैं। देश के किसी भाग में आपातकाल लागू हो, चुनावी आयोग ने प्रमाणित कर दिया हो कि उस राज्य में फिलहाल चुनाव नहीं किया जा सकता है, तब अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। अधिकतम 3 वर्ष के लिए, ठीक है। पंजाब के लिए विशेष 1959वां संशोधन किया गया, जिसके द्वारा पंजाब में 3 वर्ष से ज़्यादा राष्ट्रपति शासन लगा रहा। अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल के उद्घोषणा सबसे पहले पेप्सू, पंजाब एंड पटियाला स्टेट में किया गया, सर्वाधिक बार उत्तर प्रदेश में, 2014 में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। राज्यों में राष्ट्रपति शासन हटाने का प्रावधान राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा इसे किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। केंद्र एवं राज्यों पर इसका प्रभाव विधानमंडल के भंग हो जाता है एवं पहले विधान परिषद निलंबित हो रहती है। राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने का राष्ट्रपति या अन्य प्राधिकारियों जिसे वह उचित समझा करेगा। वित्तीय आपात तो 360 में है। यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि भारत उसके किसी भाग में वित्तीय अस्थायित्व या भारत की शाखा यानी क्रेडिट संकट में है, तो वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है। अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया। अवधि कैसे बढ़ाई जाती है, उसकी भी वैसे ही है। वित्तीय आपात लागू होने के 2 महीने की अवधि में दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से यह प्रस्ताव अनुमोदित होना चाहिए। वित्तीय आपात का अनुमोदन संसद को बार बार नहीं करना पड़ता, परंतु 2 महीने की अवधि में यदि लोकसभा भंग हो जाए तो पुनर्गठित लोकसभा की पहली बैठक से 30 दिनों की अवधि तक अनुमोदन होना चाहिए। समाप्त राष्ट्रपति कभी भी वित्तीय आपात को समाप्त करने की उद्घोषणा कर सकता है। संघ राज्य संबंध तो कैसा है, राज्यों के क्रियाकलापों के संबंध में सेवा किन्हीं व्यक्तियों को वेतन या भत्ते में कटौती की जाती है जब वित्तीय आपात लगता है। तो राष्ट्रपति को संघ सरकार के अंतर्गत कार्य करने वाले किसी भी वर्ग के सभी अधिकारियों के वेतन एवं भत्ते कटौती की जा सकती है। इसमें उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते भी सम्मिलित हैं। सरकार के द्वारा राज्यों के किसी भी वित्तीय मामले पर निर्देश दिए जा सकते हैं। अनुच्छेद 207 में राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक या अन्य विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जा सकता है। हरगोविंदवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 356 की न्याय पुनर्विलोकन नहीं करेंगे, तथा बॉम्बई बाद में कहा गया कि अगर दुरुपयोग हुआ तो न्यायपालिका भंग विधानसभा को भी बहाल कर सकती है। बॉम्बे बाद निर्णय अनुच्छेद 356 तो 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 में यह प्रावधान कर दिया गया कि अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग का न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति की राय न्यायिक पुनर्विलोकन से परे नहीं है। 1994 में मुंबई बाद में न्यायपालिका ने अनुच्छेद 356 के संदर्भ में एक ऐतिहासिक निर्णय दिया, जिसकी मूल विशेषता निम्नलिखित है। राष्ट्रपति शासन न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन होगा। राष्ट्रपति शासन के प्रयोग का वैधानिक आधार होना चाहिए। ऐसी वास्तविक परिस्थितियां होनी चाहिए जिसके कारण उसका प्रयोग किया गया। न्यायपालिका ने यहाँ तक कहा कि यदि अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया जाए तो न्यायपालिका भंग विधानसभा को पुनर्जीवित कर सकती है।
राष्ट्रपति की उद्घोषणा के पश्चात जब तक दोनों सदनों का अनुमोदन प्राप्त न हो विधानसभा भंग नहीं हो सकता, केवल निलंबित रहेगी। यदि दोनों सदनों द्वारा इसका अनुमोदन नहीं किया जाता तो विधानसभा पुनर्जीवित हो जाए। राज्य सरकार के बहुमत का परीक्षण विधानसभा के पटल पर होना चाहिए। यदि सरकार को बहुमत परीक्षण का अवसर नहीं दिया जाए तो विधानसभा को भंग नहीं किया जा सकता। अगर केंद्र में कोई नया सत्ताधारी दल आ जाए तो वह राज्य के विपक्षी दलों की सरकार को विघटित नहीं कर सकता। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति अपवाद स्वरूप इसका अपवादित परिस्थितियों में भी प्रयोग किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये चैप्टर खत्म होता है। मैं ये जो आपातकाल से संबंधित उपबंध है ये मैं आपको जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगी तो भी अच्छे से पढ़ाऊंगी। तो फ्रेंड्स आपको किसी वजह से ये क्लास हेल्पफुल लग रही तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। तो मैं ऐसे ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट जो आपके एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प करेगी ऐसी वीडियो लेके आऊँगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, टिल देन बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।